हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग फिज़िक्स का 25 जनवरी का शिफ्ट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 21 क्वेश्चन है। आप एक एक करके अटेम्प्ट करो और ट्राई करो कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताओ कि 21 में आपने कितना सॉल्व कर पाया खुद से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन अ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा अगर इफ़ इट वॉज लैम्डा नॉट व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू वी। तो इसको ट्राई करो, मतलब जब वो वी से एक्सेलरेट हुआ था तो उसका लैम्डा नॉट था, तो 2v से जब एक्सेलरेट होगा तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा का अपना फॉर्मूला क्या है, एच बाई एम वी। सबसे पहले तो ये है, फिर एच बाई एम वी को पी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2m k, और k को अगेन वी कैन राइट अंडर रूट 2m/q इंटू वी, वेयर वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, h कांस्टेंट है और चार्ज पार्टिकल है तो मास और q से सेम होगा, एक ही चार्ज पार्टिकल का m और q तो बराबर होगा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, मतलब इन्वर्स लेना है। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 होगा रूट ओवर v2 बाई v1। अब v2 जैसे मान लो 1 को मैं ले रहा हूँ इनिशियल, तो इनिशियल कितना था, लैम्डा नॉट था। फाइनल मेरे को निकालना है लैम्डा डैश, तो ऊपर में पोटेंशियल फाइनल कम रखेंगे 2v और इनिशियल का पोटेंशियल था v, तो ये लैम्डा डैश आ जाएगा लैम्डा नॉट बाई रूट 2। ये अपना पहला आंसर। ठीक है, दूसरा अपना शानदार आसान सा क्वेश्चन डायमेंशन का आया था। ठीक है, तो डायमेंशन हम लोग ऑब्वियसली क्लास में किए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया होगा सबसे जो आज दिया होगा। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है ml/t-2 बाई एरिया का l², तो इसका हो जाएगा ml-1t-2, ये आ जाएगा प्रेशर का। इम्पल्स का अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई जो होता है, मतलब जे जो होता है वो होता है f/2, तो फोर्स में एक टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mlt-2 इंटू टी, तो ये आ जाएगा mlt-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी f इज इक्वल्स टू 6πn/r/v। f जो होता है वो होता है mlt-2, 6π का कुछ भी नहीं होगा, n का मेरे को निकालना, यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r एक लेंथ है, वेलोसिटी lt-1। तो देखो n का क्या आ जा रहा है, एक l कट जाएगा तो ये आ जाएगा m l-1 और t-1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, l इज इक्वल्स टू mv/r, तो m का m, इसका lt-1 इंटू l, तो ये आ जाएगा ml/t-1। तो एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था डायमेंशन पे बेस्ड। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है कि अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इन टनल अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ ना कि अर्थ के बीचों बीच ना एक छोटा सा टनल हम लोग बना रहे हैं। जैसे मान लो कि ऐसा करके एक टनल बनाया गया है सुरंग टाइप का। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा बॉल को हम लोग रख दे रहे हैं या यहाँ से हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब सोचो कि ना कि जब ये यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स को अगर मैं लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी होगा, और अंदर में अब g का फॉर्मूला याद करो, gm/r³ इंटू एक्स, यही तो था, k/q/r³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का भी तो, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है तो उससे x डिस्टेंस पे इतना होगा, और यहाँ पे पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा gmm/r³ इंटू एक्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम वेक्टर साइन लगाएं ना, अगर हम वेक्टर साइन यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे बीच में एक माइनस आएगा, तो ये जो बचा ये पूरा अच्छा, इसको ना मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ मास से, ये तो f है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा f/m, तो ये आ जाएगा gm/r³ इंटू एक्स। अब तुम वेक्टर साइन लगाओ तो बीच में माइनस आएगा, इसका मतलब ये gm/r³ क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू gm/r³। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√r³/gm। आंसर लेकिन स्मॉल जी के टर्म में था, तो स्मॉल जी क्या होता है, gm/r², तो इसके जगह gm/r² रख दो, तो ऐसा कर दो r²/gm, ये एक हो जाएगा इंटू r। अब
जी एम बाई आर स्क्वायर जी है, तो आर स्क्वायर बाई जी एम 1/g होगा, तो उसके जगह अगर 1/g रख दें तो ये आ जाएगा 2π√r/g। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो ये करना था, देखो मास के इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन था, बट बाकी तो हम लोग का पढ़ा हुआ आया। दूसरा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो ई एम डब्ल्यू किस में दे रखा है, ई एम डब्ल्यू दे रखा है प्लस z में, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो ई वेक्टर किस में दिया हुआ है, प्लस y। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो डायरेक्ट ही हुआ है क्लास में, तो ये ऐसा करके हम लोग कर दें अगर, तो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्लस z मतलब इधर आ रहा है बाहर की तरफ, ये है ई एम डब्ल्यू। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का दो ऑप्शन बचा, या तो इधर या तो इधर। तो ई क्रॉस बी करने से इसका डायरेक्शन आना चाहिए, तो हम लोग देखो इधर ही तो लेंगे, बी जो होगा वो अपना इधर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लो। या तो हम लोग इसको भी लगा सकते हैं कि ये आई, ये जे, ये के, ऐसा करके। ठीक है, तो ई तो हमारा क्या प्लस वाई मतलब जे कैप क्रॉस यहाँ पे जो आएगा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ई एम डब्ल्यू किधर है, के कैप में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के। ठीक है, तो ये किस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जे क्रॉस, यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस आई अगर हम करेंगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप होगा। ठीक है, मतलब जे क्रॉस, हाँ जे क्रॉस आई माइनस के कैप, तो जे क्रॉस माइनस आई जो होगा वो के कैप हो जाएगा। या तो ऐसे नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इधर लेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो राइट हैंड थंब रूल से मेरा थंब जो होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, ऐसा करके इस तरफ। ठीक है, तो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन। तो किस डायरेक्शन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल आंसर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है माइनस आई कैप में इस इंस्टेंट पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, अ कार्नोट इंजन गिव्स 50% एफिशिएंसी फॉर सोर्स टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। थोड़ा कार्नोट साइकिल देख लेते हैं, ये ऐसा करके रहता है, सोर्स मतलब हाइयर टेम्परेचर और सिंक को मान लो टी। अब इसका ये ऐसा करके इंजन बनता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होता है, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर बाई सोर्स का टेम्परेचर, और वो दिया हुआ है कितना 50%, 50% मतलब 0.5, तो 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस टी बाई 600, तो टी यहाँ से आ जाएगा 300 केल्विन, मतलब सिंक टेम्परेचर जो हो गया वो 300 केल्विन है जो यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द सोर्स टेम्परेचर इफ़ एन इक्वल्स टू 70% इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेम सिंक टेम्परेचर। मतलब जो हम यहाँ से सिंक टेम्परेचर निकालें इसको ही रख देंगे, क्वेश्चन में दे दिया, और सोर्स को अब कितना कर दें, सोर्स को मान लो हम टी डैश कर दिए, तो ये कितना हो, अगर इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 70%, तो 1 माइनस सिंक टेम्परेचर बाई सोर्स टेम्परेचर, और एफिशिएंसी कितना 0.7 दे रखा है, तो 1 माइनस 300 बाई टी डैश। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 300 बाई टी डैश इधर आएगा, 1 माइनस 0.7, तो ये 0.3 हो जाएगा, तो टी डैश वी विल गेट 1000 केल्विन। तो एक सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी है 50%, तो एफिशिएंसी को हम 50% पुट किए, और उस टाइम सोर्स टेम्परेचर दे रखा था तो हम सिंक निकाल लिए, ये मेरा सिंक है 300, और दूसरे वाले में बोला कि सिंक को बिना बदले सोर्स को हम कितना कर दे कि एफिशिएंसी 70% हो जाए, तो सिंक को हम सेम 300 ले लिए और सोर्स हम बदल दिए, तो नया सोर्स का टेम्परेचर ही तो निकालना था। ठीक है, इफ़ टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस देन RMS वेलोसिटी ऑफ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब यार ये तो मतलब जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको सबको पता होगा कि VRMS जो होता है किसी गैस का वो क्या होता है, √3RT/m। तो क्या हो जाएगा, VRMS प्रोपोर्शनल टू √T। √T का मतलब क्या होता है कि T⁻½ ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। फिर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट अर्थ सरफेस इज़ T, मतलब अर्थ के सरफेस पे किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो T है। ठीक है, अब ना फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से लेना, फ्रॉम सेंटर। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट डिस्टेंस विच इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर से अगर हम 2r पे चले जाएं, ये इसका मान लो सेंटर है,
और सेंटर से हम कितने पे चले गए हैं, 2r पे, सेंटर से 2r, तो सरफेस से कितना ऊपर होंगे, r, तो इस जगह का हमको g डैश निकालना पड़ेगा कि आखिर वो g डैश कितना है। तो हमको पता है कि आसान सा फॉर्मूला कि g डैश बाई जी इज इक्वल्स टू r बाई r प्लस h जो होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ से होता है ना, तो हम सेंटर से अगर 2r जा रहे हैं तो सरफेस से तो r है, तो r प्लस r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4, देख लो। तो वहाँ का जो g आया वो g/4 आ गया। अब जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, इसमें देखो 2π को नहीं बदल रहे हैं, L को नहीं बदल रहे हैं, लेंथ तो नहीं बदले, तो t हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। तो हम क्या लगा सकते हैं कि T1/T2 इक्वल्स टू √G2/G1, ठीक है। अब 1 मतलब हम पहला ले रहे हैं, तो पहले का टाइम पीरियड t है और हमको जो निकालना है उसको हम t डैश, तो पहला टाइम पीरियड बाई फाइनल, तो यहाँ पे हम फाइनल g को ऊपर रखेंगे जो कि है g/4 और इनिशियल g को नीचे, तो ये t डैश अपना आ जाएगा 2t के बराबर। देखो सॉल्व कर लो, t डैश जो आ जाएगा उतना 2t के बराबर आ जाएगा। दूसरा, a particle moves half distance by v1 speed and other half distance by v2 speed, find average speed। यार अब ये सब तो सबको बना के आना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस को क्या मान लो 2s, ठीक है, उसका आधा डिस्टेंस मतलब उसका आधा मतलब क्या हो जाएगा s डिस्टेंस, तो s डिस्टेंस जो है वो कितने से मूव कर रहा है v1 से, और अगला s डिस्टेंस वो कितने से मूव कर रहा है v2 से। तो यहाँ से इसको मैं अगर a बोलूँ, इसको b बोलूँ और इसको c बोलूँ, तो a से b जाने का टाइम क्या हो जाएगा, ज़रा सोचो। a से b जाने का जो टाइम होगा, टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम a टू b इज s/v1 और टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम b टू c इज s/v2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है। अब तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, v एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2s बाई टोटल टाइम s/v1 प्लस s/v2। तो यहाँ से पता है v एवरेज जो आ जाएगा, एस कट कर दो, ये आ जाएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। तो आई होप ये वाला भी समझ आया। तो मेरे को लगता है अब तक तो 7 क्वेश्चन बन गया होगा, वो टनल वाला ही दिक्कत किया होगा, बाकी तो बन जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 9th में, और 9th देखो अब क्या ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एंड कैल्शियम न्यूक्लियस। और ये एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी का भी तुम डेंसिटी उठा के देख लो न्यूक्लियस का, वो बराबर होता है। तो जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस है r, इसका मास है m, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम कर दें 4/3πr3 ऐसा। अब मास कितना होगा इसमें, जैसे मान लो इस न्यूक्लियस को हम ZA लिख रहे हैं, तो इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स कितना है A के बराबर, और एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU होता है, तो इसका मास हो जाएगा A इंटू AMU, ऐसा AMU। और नीचे क्या है 4/3π रेडियस क्या होता है r0 इंटू a⁻1/3, ये फॉर्मूला एक पढ़ें। तो जब क्यूब करेंगे ना तो ये AMU ऊपर है और नीचे पता है क्या हो जाएगा 4/3π r0 क्यूब, r0 एक कांस्टेंट है, इंटू a आ जाएगा, r0 का क्यूब तो r0 क्यूब, और a⁻1/3 इंटू 3 ये a, तो ये a और a कट गया। अब ये जो आ जाता है ना ये एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी, तो रेशियो जो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ हीलियम बाई डेंसिटी ऑफ कैल्शियम जो होगा वो 1:1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, ठीक है। अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन सर्कल हैविंग रेडियस r। चलो इसको भी ज़रा देखते हैं कि एक कार जो है ना वो r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसा करके मान लो ये कार है ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है ना, इसकी सीलिंग से एक बॉडी को हम लोग लटका के रखें, अब पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार, तो उसका एंगल, अब ऑब्वियसली ये गोल गोल घूम रहा है तो सीडो फोर्स के कारण तो ये ऐसा खिंच जाएगा, तो ये एंगल हमको निकालना है कि ये कितना होगा। तो इसका एक बड़ा सा थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे समझ आएगा। ये मान लो कार है और ये इधर खिंच गया, ठीक है। कार जो है वो अपना ऐसा सर्कल में घूम रहा है, तो कार अगर ऐसा घूम रहा है तो ये चीज़ तो इधर जाएगा। तो अब सोचो इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r, नीचे की तरफ लगने वाला mg, और यहाँ पे जो ये थीटा आ रहा है क्या ये सेम थीटा यहाँ पे होगा, कैसे करते हैं सोचो तो, t cos थीटा लेते हैं,
टी साइन थीटा जो होगा, जो कि जैसे टी इधर लगा और ये थीटा है तो कॉस ऊपर आएगा और साइन लेफ्ट में, बस बैलेंस कर दो। ये टी साइन थीटा होगा mv²/r और टी कॉस थीटा हो जाएगा mg के बराबर। तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा v²/rg। ठीक है, अब v को पुट कर दो, v कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई r कितना दिया हुआ है, r हम लोग को 8/15 लेने बोला है, तो 8/15 इंटू जी कितना है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा मेरे को बताओ, ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 15 मतलब 4 इंटू 15 60 और नीचे है 80, तो tan थीटा आ रहा है 3/4, तो थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा अपना एंगल, सिंपल mv²/r। देखो हम m⍵²r क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ओमेगा नहीं दिया हुआ है। ओमेगा दिया रहता तो m⍵²r लगाते हैं, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था उसमें m⍵²r लगाए थे, यहाँ पे स्पीड दे दिया था तो वो लगा दिए। अगला, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज 60 डिग्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इज 10 नैनोमीटर। तो मतलब क्या है ना कि जैसे मान लो ये ऐसा करके दो लाइट है, एक यहाँ से निकला एक इधर से, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है 10 नैनोमीटर। ठीक है, और फेज डिफरेंस कितना है इसका 60 डिग्री मतलब कि π/3। तो ये जो है ना ये पाथ डिफरेंस है, मतलब ये दोनों का सोर्स अगर 10 नैनोमीटर से दूर था तो वो इतने का पाथ डिफरेंस बना दिया, सॉरी मतलब 10 नैनोमीटर से अगर दूर था मतलब इतने का पाथ डिफरेंस था तो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाया। तो पता है ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा फेमस। अब इससे हम क्या करें, अपने पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, कि डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई 2π, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से ना हम लोग लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा कैसे निकलेगा 2π बाई डेल्टा फाई इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा करके। तो इसको पुट करो 2π डिवाइडेड बाई π/3 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 10 नैनोमीटर, तो ये पाई कट जाएगा, ये 60 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है f इंटू लैम्डा, v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। अब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी इज f, तो फ्रीक्वेंसी f दे रखा है, लैम्डा हम लोग 60 नैनोमीटर आ गया, तो ये पता है क्या हो जाएगा 60 f नैनोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्पीड। ये नैनोमीटर, अगर नैनो अगर मीटर में दिया हो तो इंटू 10⁻⁹ कर दो। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगला, एन LC ऑसिलेटर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा इफ़ द इंडक्टेंस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड कैपेसिटेंस 4 टाइम्स, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ ओमेगा। देखो ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है, ओमेगा होता है 1/√LC। ये हम लोग चैप्टर AC में पढ़े हैं कि जिससे वो LCR सर्किट वाला। तो अब हम क्या किए देखो, तो L को हम इंटू 2 कर दिए, C को कितना किए इंटू 8, तो ये नीचे वाला टोटल इंटू 16 टाइम्स हो गया, तो 16 का रूट क्या आ जाएगा 1/4। तो ओमेगा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यू ओमेगा जो होगा वो पुराना /4 हो जाएगा। ये निकालना था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ऐसे रेशियो करके भी निकाल लो, ये हम मतलब एक नए तरीके से कर रहे हैं कि इसको 2 टाइम की इसको 8 टाइम, तो नीचे वाला टोटल 16 गुना उसका रूट तो 4, तो ये ω0/4 आ जाएगा, मतलब इनिशियल ओमेगा है तो ω/4 आ जाएगा। In an LCR series circuit, the capacitance is C and angular frequency is omega. The self-inductance of the inductor to be connected in the circuit for which the circuit has maximum current. देखो ये क्वेश्चन भी उसी का है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, मतलब एक ही फॉर्मूला का दो क्वेश्चन आ गया इस पर। इसमें ना बोल रहा है कि एक LCR सीरीज सर्किट है, जो नहीं पढ़ा है वो तो खैर नहीं जानेगा, लेकिन ये जो होता है मैक्सिमम करंट जो होता है वो रेजोनेंस पे होता है, जब वो एक पर्टिकुलर मतलब कंडीशन को अटेन करता है जिसमें L और C का वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम करंट आता है, और उस टाइम जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो ये होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दें तो ω² क्या आ जाएगा 1/LC, तो L कितना आ जाएगा यही तो पूछ रहा है, तो 1/ω² इंटू C। तो देखो दो क्वेश्चन दोनों एक ही फॉर्मूला पे, ये भी उस पे ही और ये भी उस पे ही। ठीक है, इसमें क्या था देखो, ये सिंपल एक आरबीटी टॉर्क बैलेंस का क्वेश्चन है कि ये चीज़ दे दिया है। अब इस वाले रस्सी में टेंशन बताना है। ये जो रॉड है ये 2 kg का है
इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको ये भी खुद से सॉल्व करो। आंसर है 300 न्यूटन। ये 30 डिग्री बन रहा है, ये 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग इसको चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं रस्सी में टेंशन टी मान लिया ना, तो इसमें इधर जो फोर्स लगेगा वो टी साइन 30 लगेगा। तो टी साइन 30 मतलब t/2। इधर जो लगेगा वो टी कॉस 30, उसका काम नहीं है। इधर जो लगा वो 80 न्यूटन। ठीक है, ये 80 न्यूटन और इसका खुद का मास 2 kg है। 2 kg लेकिन यहाँ पे लग रहा होगा 50 सेंटीमीटर में, तो 2 kg लगा यहाँ पे 20 न्यूटन का। अब तुम क्या करो, इस जगह पे यहाँ पे टॉर्क बैलेंस करो। तो इसका टॉर्क 0, t/2 ऊपर खींच मतलब घुमाना चाह रहा है, 20 नीचे 80 नीचे। ज़रा बैलेंस करके आंसर निकाल लो। t/2 जो है वो कितना दूर है, वो 60 सेंटीमीटर पे देखो यहाँ पे बंधा हुआ है, तो 0.6 दूरी हो गया। इक्वल टू ये लो कितना 20 न्यूटन जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है मतलब 0.5 प्लस 80 न्यूटन सबसे एंड पे लग रहा है मतलब 1 मीटर पे। ठीक है, तो 0.3t इक्वल टू 0.5 इंटू 10 प्लस 80, ये कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 80 ये 90 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.3 इंटू टी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत लोग से बन गया होगा अभी जस्ट। नेक्स्ट कैपेसिटर का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मिला कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो C0 दे रखा है। तो हम लोग उसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा करके है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C0। ठीक है, इसका देखो प्लेट एरिया, जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। ओके, और कैपेसिटेंस जो है वो C0 है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब K=4 का अंदर में इंसर्ट कर दिए, और कितना थिकनेस है उसका 4 mm, उसका थिकनेस भी 4 mm है और डाइलेक्ट्रिक भी 4 है। तो यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट कर दूँ उसको ऐसा करके, इस तरीके का, कितने का 4 mm का ऐसा। तो सोचो अब इसका फॉर्मूला मैं क्लास में बताया हूँ कि कैसा होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये C क्या हो जाता है, A/0 डिस्टेंस बाय डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस बाय डाइलेक्ट्रिक। तो अब ना 1 mm में कौन रह गया, हवा रह गया, तो हवा का डाइलेक्ट्रिक 1, और 4 mm में कौन रह गया, 4 mm में कौन रह गया, तो डाइलेक्ट्रिक जिसका है 4। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखो एक बार, ये नीचे वाला जो सॉल्व हो के आएगा ना, ये हो जाएगा A/0 ये है 1 और प्लस ये भी है 1, तो ये A/0/2 होगा। और जो पहले C0 दिया हुआ है वो है A/0, डिस्टेंस कितना है पहले का 5 है, तो उसको है बाई 5। सबको mm में ही ले लो क्योंकि ना हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। अगर एक्चुअल कैपेसिटेंस पूछता तब भले उन यूनिट में पुट करना पड़ता, लेकिन ना अपना इसको ना इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2, और दोनों को इसको और इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक प्लस थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक, तो इतना आ जाएगा 4/4 ये 1, और ये है A/0/d है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो C0/c इक्वल्स टू 2/5। तो जो C आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू C0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ 30 मिनट्स, मतलब उसका आधा होने का जो समय है, जैसे शुरू में अगर N0 न्यूक्लियस है ना, तो ये N0/2 हो जाएगा कितने देर में, 30 मिनट्स में। अब इसको बोल रहा है कि फाइंड द टाइम फॉर 75% कम्प्लीशन। तो देखो कि इधर से इधर जो हुआ ये हाफ हो गया 50%, फिर ये इसका आधा होगा, N0/2 का आधा होगा, तो N0/2 का आधा कितना होगा, N0/4, और फिर इसके आधा होने में फिर इसको लगेगा 30 मिनट्स। लेकिन अगर शुरू से देखें ना, तो N0 से N0/4 तक गया, मतलब ओनली 25% बचा हुआ है ना, यहाँ पे जो बचा हुआ है 25% रिमेनिंग। ये क्या होता है, ये एक्चुअली डीके प्रोसेस है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है उसको समझ आएगा कि N0/4 बाकी है, मतलब 25% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो 25% प्रोसेस बाकी है, तो 75% प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो कितना टाइम लगा, 30 + 30। पता है इसका, और अगर हम 30 मिनट दे दें ना, तो इसका आधा होगा, वो N0/8 हो जाएगा, और 30 मिनट दे दें तो N0/16। तो ये हर हाफ टाइम में ना जो रिमेनिंग पार्ट है उसका आधा होते जाता है। तो 75% कंप्लीट होने में उसको 2 बार
2 हाफ लाइफ लग जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ, मतलब आंसर हो जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, ये हो जाएगा यार। ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ अ एएम सिग्नल हैविंग एफसी एंड एफएम। मतलब कितने बार मैं ये सब चीज़ बताया हूँगा कि बैंडविड्थ जो होता है वो सिंपल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, तो 2 FM, तो बस 2 इंटू 5 किलो हर्ट्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलो हर्ट्स, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। एक असर्शन रीज़न आया था कि फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। याद है क्यों करते थे? अगर फोटो डायोड मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे क्या होता था कि इसके डिप्लेशन लेयर पे हम लोग थोड़ा सा लाइट को इंसिडेंट कराते थे। ये जो इंसिडेंट लाइट रहता था वो क्या करता था कि इसके बीच में जो डिफ्यूज़ हो चुका है एटम्स, उसको फिर से किस में तोड़ता था, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स में। तो जब ये मूव करता था तो हम लोग को यहाँ पे एक करंट आता था, तो यही एक डिवाइस है फोटो डायोड। तो इसको रिवर्स में इसीलिए यूज़ करते हैं ना कि रिवर्स में पहले से बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हल्का सा भी इसमें मूवमेंट हुआ ना तो वो करंट का चेंज से हमको पता चलेगा कि लाइट यहाँ पे आया है। पहले से ही मान लो कि हम 2 एम्पियर का करंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें हल्का सा चेंज हुआ, मतलब 1 मिली एम्पियर का, तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स बायस मोड में यूज़ करते हैं। और इसीलिए इसका रीज़न जो है ना ये गलत हो रहा है, क्योंकि सिग्निफिकेंट करंट मतलब ये बहुत ज़्यादा करंट बोल रहा है। सिग्निफिकेंट करंट मतलब कि एक अच्छा खासा वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करता है, लेकिन वो तो नहीं करता है क्योंकि रिवर्स बाइट में बहुत ही कम जो कि ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। तो इसका ये तो ट्रू हो गया कि रिवर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो रीज़न है ना वो फॉल्स हो गया कि सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू अ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यार ये सब क्वेश्चन आ रहा है कि सोलेनॉइड हैज़ 1200 टर्न्स, लेंथ इतना, कैरीज करंट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बी एट सेंटर क्या है, म्यू नॉट इंटू एन आई। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 1200 बाई लेंथ कितना है 2, तो 1200 जो है वो 2 मीटर का टर्न है, तो 1 मीटर में इतना होगा, इंटू 2 कर दो तो ये आ जाएगा ये 0 से ये 48 पाई इंटू 10⁻⁻5, तो इसको हम लोग 4.8 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब जैसा भी ऑप्शन में रहेगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे था कि हर केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था सेंटर पे, इस रेडियस को हम लोग आर ले सकते हैं। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? देखो इसमें तो ये पूरा स्ट्रेट के कारण भी आएगा, और स्ट्रेट के कारण इसमें डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ, और इसके कारण भी ऊपर की तरफ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ऐसा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r किसका हो जाएगा, इसका, और इसका जो होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2πr होता है, तो प्लस म्यू नॉट आई बाई 2πr क्या आ जाएगा इसका। इसमें देखो एक सेमी इन्फिनाइट, और इसका तो सेंटर से ही पास कर रहा है, तो इसके कारण तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसके कारण तो b ज़ीरो हो गया, और इसके कारण क्या हो जाएगा, सेमी इन्फिनाइट म्यू नॉट आई बाई 4πr, और आधा के लिए म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4r। इसमें देखो एक सेमी इन्फिनाइट एक दूसरा सेमी इन्फिनाइट, दोनों के कारण बनेगा, इसके कारण भी बनेगा, तो इसको लिखो एक सेमी इन्फिनाइट के कारण म्यू नॉट आई बाई 4πr, दूसरे के कारण म्यू नॉट आई बाई 4πr, और ये सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई बाई 4r, तो इसको जोड़ दो। इसमें क्या होगा, ये जो वायर है इसके एक्सिस पे पॉइंट है, ये जो वायर है इसके एक्सिस पे है, तो इन दोनों के कारण ज़ीरो हो जाएगा, इसके कारण ज़ीरो, इसके कारण ज़ीरो, सिर्फ ये आधा वाला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 2r पूरे का होता है, तो सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से आया है कि एक डिस्क है, ये जो है एक डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी ओम है, और एक और एक्सिस है जो कि उसके प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब उसी के तल में लाई कर रहा है, और उसके सेंटर से 2r/3 दूर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ए बी। तो इनका रेशियो मेरे को निकालना था। तो सबसे पहले हमको तो ये पता है कि आई सी एम क्या होता है, mr²/2 होता है। ठीक है, अपना आई ए बी का जब हम पैरेलल लगाएंगे तो उसको हम इसके डायमीटर वाले के साथ पैरेलल लगा सकते हैं, क्लास में ये बताया हुआ है, इसके साथ हम उसको पैरेलल लगाएंगे, तो इसके अबाउट वो क्या होता है,
याद करो, डायमीटर ऑफ अ डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4। तो आई ए बी अगर हम लिखें तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम इंटू वो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो 2r/3 का स्क्वायर। तो इसको ज़रा सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4/9, ये है 1/4। तो 36 अगर एलसीएम ले तो 9 + 16 ये 25, तो ये 25/36 mr²। अब इनको हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ICUM बाई IAB जो आएगा वो आ जाएगा mr²/2 डिवाइडेड बाई 25/36 mr²। तो इसको डिवाइड कर लो, ये आंसर आ जाएगा 18/25। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट करो कि कितना क्वेश्चन बन गया। चलो मिलते हैं इसके अगले वाले मेमोरी बेस जो कि आज का सेकंड शिफ्ट होगा उसमें। थैंक यू।